126 विधानसभा सीटों वाले असम में आज चुनाव है। चुनाव के जरिए लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, भारी संख्या में वोट डालने पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच में असम में कई बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो अपने दमखम के साथ साथ जीत का दावा कर रही हैं। चाहे इसमें भारतीय जनता पार्टी का ये कहना हो कि वो फिर से रिपीट होंगे, चाहे कांग्रेस पार्टी का ये कहना हो कि एक लंबा सफर असम में तय किया था, दोबारा फिर से इस सफर को हम तय करने के लिए तैयार हैं। चाहे इसमें कई विपक्षी दल साथ मिलकर उतर रहे हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आ रहे हों, लेकिन एक ऐसी पार्टी है जो पहली बार असम का चुनाव लड़ रही है और असम के चुनाव में एक बड़ा प्रभाव डाल सकती है, और ये पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड में तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीत हासिल की गठबंधन के साथ। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन क्या यही हेमंत सोरेन असम में प्रभाव डाल पाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी की कांट बन पाएंगे? क्या बीजेपी का वोट छिटकने में एक बड़ा रोल निभा पाएंगे हेमंत सोरेन? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में झारखंड के अंदर हेमंत बिस्व शर्मा ने खूब प्रचार प्रसार किया था और खूब झारखंड मुक्ति मोर्चा पर प्रहार किया था। अब बारी हेमंत सोरेन की है असम में। इस चुनाव के बीच देखा जाए तो एक ही चरण में चुनाव संपन्न हो जाएंगे, 4 मई को परिणाम सामने आएंगे। लेकिन आज किस लिहाज से वोट डाले जा रहे हैं, इसको लेकर ही चर्चा करेंगे और पार्टियां क्या असर छोड़ पाती हैं, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू सर, हेमंता बनाम हेमंत सोरेन की लड़ाई देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ उच्च वर्ग का चेहरा, एक ब्राह्मण चेहरा, एक पंडित चेहरा, तो एक तरफ एक ऐसी पार्टी जो आदिवासियों की बात करती है, आदिवासियों की आवाज उठाती है, और असम में न सिर्फ मुस्लिम बल्कि आदिवासियों का भी प्रभाव अधिकतम देखा जाता है। और चाय बागान वाले क्षेत्रों में तो खास तौर पर आप वहां देखिए कि हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन ने चुनाव प्रचार प्रसार भी किया। ये तक भी नौबत आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब दौरा था तो ये तक कहा गया कि उनके कार्यक्रम को रद्द करवाने की कोशिश की गई। तो बाकायदा फोन के जरिए कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन ने जनसभाओं को संबोधित किया। जब फोन से वो संबोधित कर रहे हैं, क्या इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अच्छा खासा प्रभाव वो आदिवासियों पर छोड़ सकते हैं असम के अंदर? क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल नाज़मीन, आज चुनाव है, जाहिर बात है कि यहाँ पर तमाम जो जनता है असम की, और उनसे हम अपील करना चाहेंगे कि अपने घरों से ज़रूर बाहर निकलें, वोट करें, क्योंकि जो मत का प्रयोग है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकतवर है। इसीलिए आज का दिन है जब आप अपने लिए एक बेहतर सरकार का चुनाव कर सकते हैं, इसलिए आपको घरों से बाहर निकलना चाहिए और वोट करना चाहिए। अब जो मुद्दे की बात आपने कही है कि क्या हेमंत वर्सेस हेमंत का कोई प्रभाव असम के अंदर में पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या जो 126 सीटें हैं उसमें जो हेमंत सोरेन के आने से कोई प्रभाव यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा? तो देखिए, पहली दफा ऐसा है कि हेमंत सोरेन जो है, जेएमएम जो है, वो जो असम के अंदर चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, और ये तकरीबन 18-19 सीटों के ऊपर वो इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, और आज वोटिंग भी हो रही है। तो इसमें कितना जो वोटर्स है उनकी तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ता है, ये तो जब 4 मई को नतीजे आएंगे उस वक्त साबित होता हुआ दिखाई दे जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि देखिए, हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन झारखंड में है, लेकिन जब असम की बारी आती है और जब हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन दिल्ली पहुंचते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन आला कमान जो कांग्रेस का है उससे बातचीत में तालमेल नहीं बैठ पाता। इसके बाद यहाँ हेमंत सोरेन जो हैं अपनी पार्टी से 19-20 जो प्रत्याशी यहाँ पर उतारते हुए दिखाई पड़ते हैं, और ये सब प्रत्याशी जो आरक्षित सीटें हैं SC/ST की वहाँ पर उतारते हैं। अब बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो चाय बागान में को लेकर बात हो, आदिवासी जो काम करते हैं उनको लेकर बात हो, या और तमाम जो कमजोर वर्ग है उनको लेकर बात हो, हेमंत सोरेन पुरजोर तरीके से उनकी बात को उठाते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और क्या उनकी जो बात उठाने का तरीका है, जो जिस तरह से अपने कह सकते हैं कि
बयानों को वो यहाँ पे रख रहे हैं, क्या वो असर करता हुआ दिखाई पड़ेगा? और 2 बार से लगातार असम में बीजेपी की सरकार है और क्या तीसरी बार वो जो है बीजेपी को रोकने में कामयाब हो पाएँगे? अपने आप में बड़ा प्रश्न ये बन जाता है, क्योंकि हेमंत बिश्वा शर्मा के ऊपर भी इस बीच काफ़ी सारे आरोप लगे हैं, उनकी पत्नी पे काफ़ी सारे आरोप लगे हैं, यहाँ तक कि एफआईआर तक जो पवन खेड़ा है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उनके ऊपर दर्ज कराई गई है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से हज़ारों करोड़ के फर्जीवाड़े की बात कही है, 3-3 पासपोर्ट होने की बात कही है, कई देशों में प्रॉपर्टी होने की बात कही है, उसको लेकर भी एक अलग तरह का माहौल असम में बना हुआ है। इन सब के बीच जबकि आज चुनाव हो रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी के तरफ से उठाए गए ये मुद्दे कहीं असरदार साबित हो सकते हैं? और जो घुमा फिरा कर हम अगर देखें तो हेमंत सोरेन की बात करें तो क्या वो कोई प्रभाव यहाँ पर छोड़ते हुए दिखाई पड़ सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इससे पहले जो गठबंधन था वो AIUDF के साथ था, जो अजमल बदरुद्दीन की पार्टी है, लेकिन इस दफा अलग होकर चुनाव वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा? कई लोगों ने तो ये तक कहा कि हेमंत सोरेन को अगर 5-7 सीटें दे देती कांग्रेस पार्टी तो शायद ज्यादा उसको मजबूती मिलती, ज्यादा उसको फायदा मिलता। लेकिन तो सर क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से हाथ खींच लेना क्या ये बताता है कि वो खुद ही नुकसान झेल सकते हैं असम के अंदर, या उन्हें अति आत्मविश्वास था कि हमारा दबदबा असम में रहा है तो हम फिर से अकेले अपने दम पर जीत सकते हैं? देखिए बिल्कुल, और ये बात इस तरह भी देखी जा सकती है। कांग्रेस पार्टी ने एक माहौल तो बनाया, क्योंकि गौरव गोगोई के जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को असम में मजबूत करने का प्रयास तो किया, लेकिन जैसा आज वोट हो रहा है उसमें कितना प्रतिशत कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकाव आता है ये देखना होगा। और दूसरी बड़ी बात कि यहाँ पर अगर जेएमएम और कांग्रेस पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो बेशक इसमें कोई दुराई की बात नहीं कि अगर 1000 वोट भी, 10,000 वोट भी, या कैसे लाख वोट भी अगर जेएमएम की तरफ जाते हैं तो उसका घाटा कांग्रेस पार्टी को ही होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बेहतर होता कांग्रेस पार्टी और जेएमएम साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो शायद स्थिति में सुधार होता हुआ कांग्रेस पार्टी की दिखाई पड़ता, लेकिन चूंकि बातचीत का दौर वैसा नहीं रहा। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल जो आपने किया कि क्या हेमंत बिश्वा शर्मा जिस तरह झारखंड में गए और प्रचार प्रसार किया, चाहे घुसपैठ का मुद्दा हो, चाहे हेमंत सोरेन सरकार को लेकर जो है तीखी आलोचना करना हो, लेकिन उसका फायदा बीजेपी को मिला नहीं था, बल्कि उल्टा घाटा हुआ था। आप देखेंगे बीजेपी 2000 अगर हम जो है जो 19 की बात करें तो 2019 में बीजेपी आई थिंक 26 सीटों पर थी, जो 2024 में आते आते एक तरीके से वो सीटों की संख्या उनकी घटकर मेरे ख्याल से 20 से 21 रह गई। तो ये आप समझ सकते हैं किस तरह से बीजेपी के लिए माहौल उनके मुफीद नहीं रहा। लेकिन क्या अब यहाँ पर हेमंत सोरेन कोई बड़ा फर्क डाल सकते हैं? चूंकि आदिवासी और SC/ST की बात वो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो चाय बागानों में आदिवासी लोग काम करते हैं उनकी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको कल्पना सोरेन ने आज सुबह ही एक पोस्ट भी कर डाला और वो एक ऐसा भावुक पोस्ट था सर, जिसमें वो सिर्फ चाय बागान की ही चर्चा कर रही है, वहाँ पे रहने वाले लोगों की चर्चा कर रहे हैं कि उन्हें आज तक असम में अपनी एक पहचान नहीं मिली है और इस पहचान की लड़ाई है, और हम सिर्फ आदिवासियों के लिए राजनीतिक लिहाज से नहीं बल्कि हमारा भावनात्मक जुड़ाव भी है। तो एक भावुक पोस्ट कल्पना सोरेन के जरिए करना क्या ये दर्शाता है कि सुबह सुबह उन्होंने इस पोस्ट के माध्यम से आदिवासियों को साधने की एक भरपूर कोशिश कर डाली? जी देखिए बिल्कुल, और जाहिर बात है कल्पना सोरेन ने जो पोस्ट किया है वो कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट करने के लिए है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर यहाँ पर जेएमएम 2-4-6 महीने पहले से अगर वहाँ पर मेहनत करती, उन सीटों के ऊपर फोकस करके चलती, उन सीटों के ऊपर जो प्रत्याशी उनके उतरने वाले थे अगर वो ज्यादा यहाँ पर एक्टिव दिखाई पड़ते और लगातार दौरे वहाँ पर होते हुए दिखाई पड़ते तो शायद एक माहौल जरूर जेएमएम के पक्ष में बनता। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि जो SC/ST की बात यहाँ पर उठा रहे हैं और खासकर जो चाय बागान जो होते हैं वहाँ पर जो मजदूर खासकर काम करते हैं, जो ST से आते हैं, और जाहिर बात है कि उनको भी एक पहचान दिलाने की और ST वर्ग में शामिल कराने की बात वो करती हुई दिखाई पड़ रही है, या हेमंत सोरेन भी वही बात कह रहे हैं। तो जाहिर बात है कि उसका फर्क जरूर पड़ेगा। अब ऐसे में कितना फर्क पड़ेगा, क्या यहाँ पर जेएमएम पार्टी को हासिल होगा इन चुनावों में, क्या इक्का दुक्का सीटें भी उनकी तरफ आ सकती हैं? अगर ऐसा भी होता है तो उनके लिए कहीं ना कहीं बड़ी जीत यहाँ पर होती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि असम जो है जिस तरह से हम उसको देखते हैं 126 सीटें यहाँ पर आती हैं। बीजेपी से पहले यहाँ पर अनेकों बार कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हैं। अब अगर यहाँ पर जेएमएम कोई फर्क डाल सकती है, इक्का दुक्का सीटें भी उनकी तरफ आ सकती हैं, तो उनके लिए अपने लिए एक नए सफर की शुरुआत करना असम में। छोटा सा सवाल है कि
मुस्लिम प्रभाव कैसा देखने जी को मिल सकता है, जी क्योंकि बांग्लादेशियों का मुद्दा बीजेपी के जरिए खास तौर पर उठाया गया और अभी तक हिमंता बिस्वा ये कहते हुए नजर आते हैं कि बांग्लादेशियों को तो हम निकाल देंगे। कहीं ना कहीं मुसलमानों पर भी प्रहार किया जाता है, देखिए तो क्या हाँ ये नुकसान हो सकता है? देखिए बिल्कुल, और इससे पहले देखा जाए तो तकरीबन 35 से 40 सीटें ऐसी थी जो मुस्लिम प्रभाव की जी जी दिखाई बिल्कुल। पड़ती थी, जो अभी परिसीमन होने के बाद उनका हम्म, आंकड़ा जो है वो 24-25 सीटों के आसपास हम्म, दिखाई पड़ता है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि लगभग 40% के आसपास जो आबादी है असम की, वो मुस्लिम आबादी भी वहाँ पर दिखाई पड़ती है। लगभग 3 सवा 3 करोड़ जो आबादी है कुल मिलाकर असम की, उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा जो संख्या है वो मुस्लिमों की भी है, जी इसलिए जी उनको इस तरह से दरकिनार नहीं किया जा सकता। और जो बातें लगातार बीजेपी सरकार उठा रही थी कि भाई घुसपैठ बंद कर देंगे, वापस उनके देश भेज देंगे, तो जरा आप ये भी देखिए कि 10 साल से लगातार बीजेपी की सरकार असम के अंदर मौजूद है। कितने घुसपैठी उन्होंने वापस भेजे, कितनों की पहचान की, इसको लेकर भी डाटा जारी होना चाहिए, क्योंकि पिछले चुनाव में भी बीजेपी यही बात कर रही थी, इस चुनाव में बीजेपी यही बात कर रही है, और यही बात हर कोई मानकर चल रहा है कि देखिए सिर्फ बात करने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि हार्डकोर स्टेप उठाना पड़ेगा। क्योंकि चाहे झारखंड चुनाव की बात करें, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, या हम असम की बात करें, बीजेपी के नेता जो हैं वो लगातार घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन जब उनसे आंकड़े पूछे जाते हैं तो आप देखिए 2014 से 2025 24-25 तक जो संख्या है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि 4 से 5 हजार के आसपास घुसपैठिए ही वापस भेजे गए। जबकि मनमोहन सरकार की बात की जाए तो जो आंकड़े निकल कर सामने आते उसके अनुसार 90,000 के आसपास जो घुसपैठिए कह सकते हैं कि बॉर्डर पार करके इस तरफ आ गए थे, उनको वापस भेजा गया, उनकी पहचान की गई। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो चुनावों के आसपास बनती है, लेकिन क्या वाकई में उनको लेकर कोई सीरियस कदम उठाया जाता है, इसको लेकर अभी भी सवाल जस के तस है। लेकिन फिलहाल जो असम में चुनाव हो रहा है उसमें ये तमाम मुद्दे किस तरह का फर्क डालते हुए दिखाई पड़ेंगे, जो जनता है वो किसके पक्ष में जाती हुई दिखाई पड़ेगी, ये आज चुनाव होने के बाद और 4 तारीख को मई को जब परिणाम आएंगे उसके बाद पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा कि क्या तीसरी बार भी लगातार बीजेपी सरकार बनाएगी, या इस दफा उनकी जो सत्ता है वो उनके हाथों से फिसलती हुई दिखाई पड़ सकती है। 2015 में भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा चेहरा बन गए, असम के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन क्या इस बार हिमंता अपनी सीट बचा पाएंगे, या इसमें हेमंत सोरेन कोई बड़ी बाजी मार जाएंगे? देखिए, सरकार को लेकर चर्चा तो है, लेकिन काट को लेकर भी चर्चा है। तो क्या हेमंत सोरेन बड़ा चेहरा बन सकते हैं, कल्पना सोरेन बड़ा चेहरा बन सकती हैं? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।